नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में लगातार चर्चा जारी है और किस तरफ आखिर विरोध में कौन लोग रहेंगे और समर्थन में कितने। हालांकि अभी तक ये चीजें साफ हो चुकी हैं। जो एनडीए है, एनडीए की तमाम दल इस बिल के समर्थन में है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो लगातार विरोध करने से लगी हुई हैं। लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से आज 12 बजे से लगातार चर्चा जारी है और चर्चा को लेकर किरेन रिजिजू ने जो शुरुआत में बिल को पेश किया और बिल को लेकर जो अफवाहें उड़ रही थी उन पर उन्होंने जो सफाई दी, उसके जवाब में लगातार जो विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने भी कई खामियां उनको लोकसभा में गिनाई। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड 1995 में लागू हुआ था और गैर मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर जो भी दावे किए जा रहे थे वह पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल अब वक्फ की संपत्ति बेचने वालों को पकड़कर बाहर निकालेंगे। वक्फ के नाम पर अपनी संपत्ति को 100 साल के लिए पट्टे पर देने वालों को पकड़ेंगे। वक्फ की आय कम हो रही है, जिस आय से हमें अल्पसंख्यकों के लिए विकास करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। जो पैसा चोरी हो रहा है वक्फ बोर्ड और काउंसिल उसे पकड़ेंगे। अमित शाह ने यह कहा कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस एक्ट से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और उनकी संपत्तियों में दखल दिया जाएगा। यह पूरी तरीके से गलत है और महज अल्पसंख्यकों को डराने की एक साजिश है। इसको लेकर क्या कुछ बयान सामने आए हैं और लोकसभा में किसने क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुना देते हैं। मैं सर खुले दिल से आपको कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ ये प्रावधान अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं कि जब आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्फ क्रिएट कर दें। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लेके आया है। डिटेल में अब आगे अध्यक्ष महोदय आपको मैं बताऊंगा। वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में सर मैं संक्षेप में, अभी फ्लोर खुलने वाले हैं, मैं आपके हाथ फ्लोर। आज जो मेरे साथी मंत्री बिल लेकर आए हैं उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सुबह से जो चर्चा चल रही है 12 बजे से, ओके एक मिनट चेक कराता हूँ। हाँ एक सेकंड चेक कराता हूँ। सेकंड में करा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट लगता है कभी। सुबह से जो चर्चा चल रही है उसको मैंने बारीकी से सुना है। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। बिल पर चर्चा का जवाब तो माननीय रिज्जू साहब देंगे। मैं कुछ बातें यहां रखी है, इसको मेरी समझ के हिसाब से क्लैरिफाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। ये बार बार वामसी पोर्टल का जिक्र हो रहा था। वामसी पोर्टल में प्रॉपर्टी है 4,90,000 से एकदम मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा 7 लाख कुछ चली गई। तो ये प्रॉपर्टी कोई वक्त नहीं। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ नवीन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से कमालुद्दीन रजा जी, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवीन शर्मा जी, आपके पास ही आना चाहूंगा मैं। लोकसभा में बिल आज पेश किया गया, चर्चा अभी तक जारी है। एनडीए के जो दल हैं वो समर्थन में हैं। शुरू में लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से या फिर जेडीयू की तरफ से अगर थोड़ा सा भी 3-5 हो सकता है तो काम बिगड़ सकता था, लेकिन वो लगातार समर्थन में है। क्या कुछ आगे की जो चर्चा जारी है, क्या कुछ देखते हैं आप इस बिल को लेकर?
सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम सभी हमारे साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा संदेश और कह सकते हैं कि एक समझदारी की बात करने वाला विषय निकाला है। आज हमारे देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ये जो नया संशोधन बिल है इसको पूरी तरह पढ़ तो चुके हैं, मगर उसकी जो तस्वीर है वो आम जनमानस और अल्पसंख्यक परिवारों के लिए सही तरीके से पेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और हमारे अन्य राज्यों में भी सरकार है, तो वहां सरकार का विरोध किया जाए इस बिल को लेकर। देखिए, अभी तो चर्चाएं चालू है। माननीय गृह मंत्री जी ने एक संदेश साफ दिया है कि हमारे मंत्री रिजिजू साहब भी अपनी बात को समक्ष रख रहे हैं और विपक्ष को भी पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का और समझने का। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश उन्हें भी देख रहा है और जो उसमें लिखा हुआ है बकायदा हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री रिजिजू साहब उसको पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, राजनीति वहां पर करनी चाहिए जहां पर आपको उसमें कुछ गलत लगे। आज 50 वर्ष के बाद अगर कुछ चीज बदलाव करनी पड़ रही है तो वो कहीं ना कहीं देश हित में करनी पड़ रही है। अभी भी अल्पसंख्यक परिवारों में आप देख लीजिए बड़ी समस्याएं हैं उनके पास, कुछ सुनने वाला नहीं है। आप उसमें या तो एक बहुत से अमीर हैं या तो बहुत से गरीब हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जहाँ पे अगर वक्फ बोर्ड अगर कोई अच्छा काम करता है तो आज ऐसी स्थितियां ना पैदा होती, मगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने दावे पेश करते चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों ही आपको याद होगा कुछ अल्पसंख्यक नेताओं भी कह सकते हैं, मौलाना भी कह सकते हैं, उन्होंने तो कुंभ की गंगा मैया पे भी अपना दावा पेश कर दिया था कि ये हमारी जमीन है। तो इस प्रकार की जो बयानबाजियां होती हैं वो देश को विचलित कर सकती हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान, भारत, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों से सम्मानजनक होता है, मगर वक्फ बोर्ड अपने दावे ऐसे कर देता है, फिर वो बताता है कि हम तो इसके प्रमाणित लेके आ जाएंगे। तो जब प्रमाण आपके पास होता है तो प्रमाण को भी आप साफ तरीके से रखने का काम कीजिए। मगर कहीं ना कहीं देश को विपक्ष अगर सही तरीके से अगर इसको पढ़ चुका है, मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि किसी भी प्रकार से इसको राजनीतिक टूल न दिया जाए। संसद के अंदर इससे चर्चा हो रही है, देश पूरी तरह निगाह रखे हुए है, हमारे पत्रकार साथी इसको निगाह रखे हुए हैं, सारी कॉपियां नेट पर उपलब्ध हो जाएंगी। चर्चा के अंदर जो विषय होता है उस मुख्य विषय को रखना जरूरी है और यही चाहिए, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो। अगर पक्ष का आदमी गलत कुछ कर रहा है तो विपक्ष को उस पर लड़ाई लड़नी चाहिए, मगर जब कुछ गलत है ही नहीं भाई, इसमें वक्फ बोर्ड को अगर सही दिशा में ले जाया जाएगा, सही कार्य में कहा जाए तो अल्पसंख्यक परिवारों में भी इतनी समस्याएं हैं वो थोड़ी बहुत दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सभी के लिए अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमालुद्दीन रजा जी, लोकसभा की कार्रवाई में जो चर्चा का विषय आज बिल को लेकर रखा गया है और चर्चा का विषय भी फिलहाल बढ़ा दिया गया है, रात 10 बजे तक इस बिल पर चर्चा होगी और आगे क्या कुछ होगा वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो तो विरोध में ही हैं और कुछ ना कुछ कमी निकालकर सरकार को वो बता भी रहे हैं कि भैया ये कमी है। और पहले भी ये संशोधन था, पहले भी ये प्रावधान था कि किसी महिला को इस बोर्ड में सम्मिलित किया जा सके। ठीक है, अगर कोई तलाकशुदा महिला है, कोई विधवा महिला है, उसको शामिल किया जा सकता था। यह भी सफाई आज दी जा रही है जब चर्चा का विषय बना है, जब इस बिल पर चर्चा की जा रही है। अब से पहले आखिर क्यों नहीं उस बोर्ड में महिलाओं को शामिल किया गया? अगर आप विरोध में हैं तो आप बताइए। बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपका, और जिस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा जो है प्रणाम, आदाब। देखिए, अभी जो है चर्चा जो है चल रहा है जो है वक्फ अमेंडमेंट को लेकर, जो है संशोधन को लेकर। आज जो है तौबा भारतीय जनता पार्टी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पे सिर्फ एक जो है समुदाय, एक जो है धर्म को जो है टारगेट करके अपनी जो है नाकामी को छुपाने का जो नहीं, कमालुद्दीन जी फिर वही बात, आप टारगेट वाली बात जो बोलते हैं, टारगेट कैसे किया जा रहा है? क्या किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं पहले क्या कहा कि है तौबा मचाने वाली, अगर से ये गलत था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से फिर 2019 में बनी। कहाँ से ये अब क्यों नहीं चिंता थी इनको? उसके बाद से इतने मॉब लिंचिंग हुए कितनी जगह पे, वहाँ पे मुस्लिमों का जो है मतलब या माइनॉरिटी का जो है मतलब आप देख ले जो है वहाँ पे जो उनका साथ देने गए, तो वहाँ ये तुष्टीकरण की राजनीति है
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, उसके बाद भी देखिए, कौन सी आप राजनीति देख की बात आप ले ना कि करें। टीएमसी के कांग्रेस लीडर का जो है सरकार आज 70 साल में आपका किस याद किस होगा धर्म कि की यहाँ राजनीति तक करते हैं, ये तो आपको भली बात पता होगा। जो किसी में चर्चा तक नहीं जो है विपक्ष की बातों को जो है ये नहीं सुने, और उसके पूरा बाद से सुना बिल्कुल जाएगा, हम लोग पूरा इसके सुना खिलाफ जाएगा, है, पूरी इसके विरोध कमेटियों में। को सम्मान दिया अब जाएगा। देख ले कि जेडीयू में भी जो है लोग आ रहे चुका है, सांसदों ने जिनका उसका नाम कारण चयनित क्या हुआ है बोलने कि के लिए, गलत को बकायदा गलत अपनी कहने बात वाला कहकर आज उसकी भी बात को जिंदा है बोलेंगे। जो है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है सिर्फ जब कोई जो है नाकामी को छुपाना हो, क्योंकि इनके पास मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि काम बताने को नहीं है, और इनको अगर इतना ही मुस्लिमों की चिंता है, इतना ही दूसरे जो इसकी चिंता है, पहले मैं कहता हूँ कि दलित हमारे भाई जो है उनको जिस तरह से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है पेशाब किया जा रहा है, पहले उनको सम्मान देने का काम करे। उसके बाद से मैं कहता हूँ अरे वक्फी बोर्ड पर कहीं नहीं जा रहा है, आपको रास्ते पर ला रहे हैं कि 11 साल में देश को सशक्त करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, युवाओं को जो है रोजगार और नौकरी देने के लिए आपने क्या किया? आपने जो किसानों को समृद्ध बनाने के लिए क्या किया? आपने सिर्फ हमेशा घरानेबाजी करने का काम किया। मैं पूछता हूँ, मैं फिर से आप दोबारा जो रिपीट करता हूँ कि नोटबंदी के नाम पे जो लंबे लंबे रिश्तेदार भाषण जो है, जो 9 बजे रात में जो मोदी जी बोले थे, उसमें से एक भी दावा क्या सही हुआ? उसके बाद भी जो हमारे जो है जो सेनाओं पे जो हमले होते रहे, लेकिन वो रुका नहीं, काले धन की उगाई होती रही, वो रुका नहीं। जब 99 ठीक है कमालुद्दीन जी, ठीक है, आपके पार्टी के लोगों के पास निकला है, वो तो भली बात आपको पता होगा। ठीक, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। किरण रिजिजू जो झूठ बोले उनको जो है कोट करके जो वहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है नवीन शर्मा जी, संशोधन है वो खुद आप पढ़कर जो बता बता रहे रहे हैं हैं। कि 300 कुछ इसको संपत्ति सौंप दिए, ठीक है, ठीक है, प्रूफ ठीक है। करके देखा किरण रिजिजू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रजा साहब, नवीन शर्मा ठीक है। कमालुद्दीन जी, अभी आपने कहा कि किरण रिजिजू जी झूठ बोले, क्या झूठ बोले एक बार बताना। देखिए किरण रिजिजू का जो बयान था जो है हाँ, कि 200 या समथिंग जो है कुछ जो है मतलब प्रॉपर्टी जो है कांग्रेस जो 2013 के संशोधन के बाद सौंपी, हाँ, तो गगोई जी ने क्या कहा उसने? हाँ, साफ साफ कहा कि ये झूठ बोल रहा है, और अगर से ऐसा है तो आप प्रमाण देना, हाँ। क्योंकि झूठ के बल पे टिकी हुई भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, इनको जनता से मतलब नहीं है, न इनको जो मुसलमानों से मतलब है, न अल्पसंख्यकों से मतलब है, न दलितों से मतलब है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति के रोटी जो सेकना है। इनको अब इनका हाल ये है, लोकसभा चुनाव नवीन शर्मा जी, हिंदू को जो है दलित समुदाय को सर दिखा रहे थे कि मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये ले जाएंगे। किसका ले गया आपने? 87,000 रुपए में 10 ग्राम प्रति ग्राम आपको। अच्छा मुझे एक बात बताइए रजा साहब, ठीक है, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दे पे बात नहीं करना ठीक है, ठीक है, चाहते। ठीक है, रजा साहब मुझे एक बात बताइए, 3 तलाक के आने से मुस्लिम समुदाय को कुछ नुकसान हुआ? सीए आने से किसी की नागरिकता गई? मेरा ये कहना है कि CAA अभी पूरी तरह से तो जो मतलब ये हुआ नहीं जो है। पहली बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट तो पहले से था, नया था नहीं। ये नया कुछ करते नहीं, या तो नाम बदलते हैं या निजीकरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की खासियत देख लीजिए, अपना कुछ नहीं करेंगे, नाम बदलेंगे या निजीकरण करेंगे। दूसरी बात ये है, मुझे बताइए नुकसान हुआ कुछ? एक तरमीम हुआ ना, एक तरमीम हुआ, उसमें जब जो आप एक जो है धर्म को जो है साइड करके जो है बिल लाएंगे और या कोई जो है एक्ट बनाएंगे, तो विरोध तो स्वाभाविक होगा ना। ये देश जो है सबका, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, तो आप ऐसा कानून लाते क्यों है? आप नोटबंदी लाए ताकि पिट कर। रजा साहब सुनिए, रजा साहब सुनिए, रजा साहब सुनिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है, ठीक है, आप खुद कह रहे हैं, खुद इस बात को मानते हैं, तो फिर एक स्पेशल बोर्ड सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए क्यों है? सबके लिए बनवा दीजिए। मेरा कहना है कि यहाँ पे हम सभी वर्गों की बात कर रहे हैं। हाँ तो हाँ, सभी वर्गों की बात करनी चाहिए ना। अगर एक स्पेशल वर्ग के लिए अगर कुछ दिया जा रहा है, मैंने कहा, हाँ, अभी मैंने कहा कि सबसे पहले चाहिए भारतीय जनता पार्टी को ये मंचों से हिंदू जो है हृदय सम्राट और अपने आप को हिंदू होने का जो एक ढोल रखती है मंचों से भारतीय जनता पार्टी के लीडर। चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा आपके पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वापस आ जाऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास। धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध में है, कारण बताएंगे आप मुझे? देखिए, थोड़ा समय दीजिएगा पुष्पेंद्र जी। आपके सभी पैनलिस्ट साथियों को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बिल प्रासंगिकता और आवश्यकता, सबसे बड़ी थोड़ा इतिहास में देखेंगे तो इस सरकार की खासियत रही है कि जिस वर्ग के लिए बिल लेकर के आते हैं, कानून लेके आते हैं, सरकार काम क्या वेलफेयर स्टेट की दिशा में करने के लिए जो अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा कानून ला सके, जिससे लोगों का जीवन इजी हो सके, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ सके, देश को आगे ले जा सके। किसान बिल लेकर के आए, किसानों की सहमति नहीं। जीएसटी लेकर के आए, व्यापारियों की सहमति नहीं। नोटबंदी लेकर के आए, अर्थशास्त्रियों को ज्ञान तक नहीं था, उनको चर्चा तक नहीं की। तमाम बातें इन्होंने किया, साफ हो गई। सवाल ये है कि आप जिनके लिए बिल लेकर के आ रहे हैं 25 करोड़ मुसलमानों के लिए, उनकी चिंताएं, उनकी समस्याएं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं। दूसरी बात, आप मुसलमान के हितैषी बने हैं। हिंदुस्तान में दलित, पिछड़े हिंदू हैं, जो आदिवासी हैं, उनका जीवन स्तर आपने उठा दिया, उनके लिए क्या कानून बनाया? कैसी चिंता की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, आप वक्फ में सुधार, भाई वक्फ का जो चेयरमैन होता है कौन अपॉइंट करता है? वक्फ का सेक्रेटरी जो होता है कौन अपॉइंट करता है? आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, मैक्सिमम स्टेट्स में भी है। अगर अब भी लगातार माफियाओं का जमीनों पर कब्जा रहा, बंदर बांट होता रहा, अगर उसका सही उपयोग नहीं हो रहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप जिम्मेदारी लेते, आप फेल है। आप कानून बनाने के बहाने किसी संस्था पर कब्जा कर लेना, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब आपकी नीयत क्या है? उस पर अपना सीईओ अपॉइंट करना, अफसरशाही क्रिएट कर देना, और अब एक तरह से आप उसको अपने कब्जे में, स्टेट के पावर आप जो नया लेकर के आ रहे हैं, स्टेट के पावर घटा रहे हैं। 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो देखिए आर्टिकल 26-25 जो कहता है रिलीजियस संपत्ति के लिए अपना वक्फ या अपना ट्रस्ट या अपने मैनेजमेंट उसको रखना। आर्टिकल 14 है, उसका वायलेशन है समानता समता का अधिकार का। आर्टिकल 300A जो कहता है संपत्ति सुरक्षा का। ये 3 तो संवैधानिक आर्टिकल्स है जिसका वायलेशन हो रहा है। नंबर 2 चीज जो पॉइंट वाइज इसमें है, एक है वक्फ बाई यूजर, उपयोगकर्ता का वक्फ। ये बड़ी गंभीर बात है पुष्पेंद्र जी, समझने की बात है। आज इसको चाहे जिस तरह से गृहमंत्री जी की घुमा के बताते, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले इसको भोगना पड़ेगा। वो क्या है? सदियों से मैं आपको बताता हूँ, तमाम स्टेट के जो बंगले हैं, तो जिसको आप कहते हैं राजमहल या काल के राजमहल है। धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, एक बार फोन अपना पास कर लें आप। जी, आवाज आ रही है? हाँ, मेरा कहना है तमाम स्टेट के तमाम राजमहल हैं, जैसे किसी राजा का, किसी तालुकेदार का या पुराने जमींदार के जो महल हैं, वो हो सकता है सदियों से उनके बाप दादा दादा जो फोरफादर थे उनके समय से है, लेकिन रेवेन्यू के दस्तावेज में वो दर्ज नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2012 के बाद हमारी सरकार थी, तो एक बार सारे तालुकेदार और राजाओं की मीटिंग हुई थी कि उनकी संपत्तियों को हेरिटेज घोषित करके उसमें होटल इंडस्ट्री के माध्यम से एक इकोनॉमिक सेटअप तैयार किया जाए। तो आपको जानकर पुष्पेंद्र जी आश्चर्य होगा, 60%, मोर देन 60% इस तरह की जो प्रॉपर्टीज थी वो रेवेन्यू पेपर्स में थी ही नहीं। उन्होंने कभी जरूरत नहीं समझा, खुद स्टेट के मालिक रहे और जगह रेवेन्यू कागज चलते रहे। आजादी के बाद से उन्होंने चढ़वाया नहीं, वो आबादी लैंड थी, अपने आप मकान रहा, चलता रहा। अब मान लीजिए घरौनी हो रही, फ्यूचर में हो सकता है ठीक हो जाए, अभी तो फिलहाल हर जगह बने। उस तरह अगर वक्फ बाई यूजर आपने वोमिट कर दिया, बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, तो इस तरह के रिलीजियस प्रॉपर्टीज या वेलफेयर प्रॉपर्टीज, चाहे कहीं मस्जिद बनी है, चाहे कहीं दरगाह बनी है, चाहे कहीं कोई स्कूल चला रहा है, चाहे कोई ऐसा वेलफेयर का काम कर रहा है जो किसी वर्ग के लोगों के हित में हो, या कोई यूज कर रहा प्रॉपर्टी का, उन प्रॉपर्टी का भविष्य तो आपने खत्म कर दिया। वो लफड़े में उलझ जाएंगे, लोग क्लेमेंट खड़े हो जाएंगे, मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी, ये तो इनका है ही नहीं है। ये सरकार की असली नीयत है इसके पीछे छुपी। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा ये कह रहे हैं, जो पहले के सुप्रीम कोर्ट में 1956 में एक फैसला दिया था कि वक्फ कोई भी, ये विवाद हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि वक्फ कोई भी पंथ मजहब जात का मानने वाला हिंदुस्तान का नागरिक वक्फ कर सकता है अपनी संपत्ति। आपने कहा कि आप तो मतलब सरकार का काम वेलफेयर का होता है, सरकार का काम इस्लाम की परिभाषा, सनातन की परिभाषा, हिंदू की परिभाषा, मंदिर की परिभाषा, मस्जिद की परिभाषा, कौन पंथ मजहब कौन भगवान की परिभाषा, सरकार काम नहीं। सरकार परिभाषित कर रही है कि वक्फ वही कर सकता है
जो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। अब साहब ये कहां से ले आए आप, ये कहां से ले आए? किसी की इच्छा है, कोई वेलफेयर में करना चाहता है, कहाँ वेलफेयर करता है, इसको आप कैसे रोक सकते हैं भाई? जैसे हम ट्रस्ट करना चाहते हैं, आप कैसे रोक लेंगे? आप कैसे कह देंगे हिंदू होना चाहिए जन्म से, नहीं तो हम नहीं करने देंगे? अच्छा ठीक है, मतलब दोहरा चरित्र आप लेकर के आए। ठीक है धर्मेंद्र, उसके बाद जोर शोर से गृह मंत्री जी चिल्ला के सदन कह रहे हमको बड़ी चिंता मुसलमानों की। अपने हिंदुओं की पहले आप चिंता करके दिखाओ, गरीब खत्म हो गए क्या? आप 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं धर्मेंद्र जी, अब मुझे आप एक बात बताइए, योजनाएं क्यों नहीं ले आते? धर्मेंद्र जी ठीक और है, सबसे महत्वपूर्ण होता है जिस वर्ग के लिए आप कानून लेकर के आए हैं उसकी चिंताओं का समाधान उस कानून में होना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। अब अभी आपने कहा कि जिस वर्ग के लिए लेकर आए उसकी चिंताओं का समाधान होना चाहिए, ठीक। अभी तो आपको एक बात बता दूं कि इस वर्ग के कुछ लोग समर्थन में भी हैं, कुछ लोग विरोध करने से भी लगे हुए हैं। दूसरा, ये जो वक्फ बोर्ड है ये सिर्फ एक ही समुदाय के लिए क्यों है, ठीक है? अगर ऐसा कोई बोर्ड का गठन करना है तो फिर एक सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए, हिंदुओं को भी लाभ मिले, हिंदुओं को भी लाभ मिले। पुष्पेन जी, हाँ, किसने रोका सनातन बोर्ड गठन करने से? हिंदू ट्रस्ट बनाता है, कोई रोक है? नहीं ठीक है, रोका किसी ने नहीं है, रोका किसी ने नहीं है, धर्मेंद्र जी, रोका किसी ने नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी मांग की गई है कि हिंदुओं के लिए कुछ बना दो? भाई सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट किसकी है, आप उल्टा सवाल नहीं, सरकार किसी की है, ठीक है, सरकार किसी की ठीक है, लेकिन आप करें ना। हम कह रहे हैं वैष्णो माता श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, तमाम मंदिरों के प्रबंध समिति है, प्रबंध समिति में जो उसका मैनेजमेंट है सरकार देखती है। तो सरकार जो उचित समझे वेलफेयर में लोगों की सहमति से वो कानून लेके आए। जिस वर्ग से मांग हो रही हो, जिस वर्ग के लोगों की उसकी आवश्यकता हो, उनसे विचार विमर्श हो, व्यापक विचार। मैं समझ गया धर्मेंद्र जी, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया, शंकाओं का समाधान होना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात में समझ गया, आपकी बात में दम है, ये भी मान लिया मैंने। लेकिन स्पेशल एक ही समुदाय को लेकर क्यों राजनीति होती है? अगर आप उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, और फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरे देश में मजबूत हैं, ठीक है, 37 सीटें जीतकर जो विपक्ष में आपकी एक अलग साख बनी है, आप कह तो सकते हैं ना कि भैया चलो वक्फ बोर्ड तो है, एक हिंदुओं के लिए बना दो। विपक्ष अगर आवाज उठाएगा तो हो सकता है सरकार उसमें सोचे। आपको सोचना है नहीं, कांग्रेस को सोचना है नहीं कि हिंदुओं के लिए कुछ हो जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही वर्ग का विमर्श क्यों? हाँ, 3 तलाक आप लेकर के मुसलमानों के लिए, क्या हिंदुओं के यहाँ समस्या नहीं है? हमारे यहाँ नहीं, क्या तलाक हो रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए क्यों नहीं लेके आते? सवाल ये है सरकार, ये पार्टी जो इस तरह की विमर्श करना चाहती है, वो देश को डिवाइड करना चाहते, केवल एक वर्ग को चिढ़ाने का, एक वर्ग को उसके तुष्टीकरण का, या दोनों वर्गों में लड़ाने का काम। सरकार को वेलफेयर, हम कह रहे 150, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कानून साथ साथ सबके लिए क्यों नहीं? क्यों लगातार एक वर्ग को चिढ़ाने का काम हो रहा है? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हेमंत जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेमंत जी, एक बार सीधा सा और सटीक विश्लेषण आप कर दीजिए, क्योंकि आज 10 बजे तक का समय लोकसभा में बढ़ा दिया गया है, और ये तो देख ही रहा, अगर एनडीए के सभी का समर्थन मिलता है तो हो सकता है पास होने में भी आसानी हो जाए। पुष्पेंद्र, संसद में पक्ष और विपक्ष का जो भी गेम है, इस बिल को पास करने के लिए लोकसभा में 272 सीट चाहिए, बिल्कुल वोट चाहिए, जबकि भाजपा के पास 294, तो वहाँ तो पास हो जाएगी। राज्यसभा में भी 119 की जरूरत है, जो 121 इनके पास है, तो ये बिल तो पास हो जाएगा। अब रही बात इस समस्या का समाधान जो हो रहा है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, आज के दिन में 5,973 सरकारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड में घोषित कर दी गई। सितंबर 2024 तक 25 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड के अनुसार 5,973 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में 108 संपत्तियां भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में है, 130 संपत्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में है, सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दिया। और ये मामला तूल कब पकड़ा? 5 मार्च 2014 को, जब कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के पूर्व 123 प्राइम प्रॉपर्टी जो दिल्ली की थी उसको वक्फ बोर्ड को कर दिया। अब ये मसला उठता है कि आखिर वक्फ को इतनी संपत्ति की गई तो 2013 तक कितनी संपत्तियां थी? आपको जानकर आश्चर्य होगा, 19 लाख संपत्तियां वक्फ के पास है। और आज के दिन में अगर सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ा देखा जाए, गलत हो सकता है, लेकिन अभी गृह मंत्री ने भी अनाउंस किया 39 लाख करोड़ संपत्तियां वक्फ को दे दी गई है।
30 लाख करोड़ कैसे बन गए? अचानक कौन है जो आ गए और 30 लाख दे दिए? तो इसका सिंपल सी बात थी कि इसका सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया, अधिनियम का नाम बदल दिया गया, बदलने के बाद वक्फ की परिभाषा को अपडेट करना किया गया, इसका पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन है उस पर डीएम लेवल के लोगों को रखा गया, वक्फ रिकॉर्ड में तकनीकी जो बदलाव चाहिए था वो किया गया, ऑडिट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो किया गया। अब बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल करना ये इनको रास नहीं आ रहा था। दूसरी बात थी कि 2 महिलाओं की नियुक्ति हो रही है, ये इनको रास नहीं आ रहा था। रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट करेगा वो रास नहीं आ रही थी। ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी वो नहीं फैसला मजा इनको आ रहा था। जब संपत्ति दान में नहीं मिली हो तब वो वक्फ बोर्ड का दावा कैसे होगा? इस पर कानून बनी और इस सब को लेकर के मुस्लिम पक्ष को बरगलाया जा रहा था। सभी राजनीतिक पार्टियां आज तक मुस्लिम वोट के चलते जो तुष्टीकरण कर रही थी उस तुष्टीकरण के हिसाब से मुसलमान गलफत में थे। आज भाजपा क्या कर रही है? वो देख रही कि अगर हम इस गलफत को दूर नहीं करते तो देश फिर एक बंटवारे की तरफ जा रहा है। और ये जो सोची साची साजिश के तहत ये जो वक्फ की जमीनें बढ़ रही हैं, अगर इसको रोका नहीं गया तो देश में एक ऐसी विभत्स स्थिति हो जाएगी जो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करेगी। बिल्कुल सही बात है। रहते इस पर एक कानूनी मसला लाया जाए और इसको संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लाया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए वक्फ जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जिसको पीआईएल कहते हैं, पीआईएल में जनहित याचिका में एक कमेंट पास किया कि वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता या किसी अन्य धर्म पर लागू नहीं होता। ये उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक सवाल, इसकी वैधता पर एक सवाल उठाया उन्होंने कहा कि भाई वक्फ की जो धारा 40 है उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसके तहत निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दे रही है। इनको हाईकोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप किसी की संपत्ति ले लेंगे तो उसको ये बताना होगा कि वो संपत्ति उसके पास कैसे आई, और आपको अगर पसंद आ गई, आपके वक्फ को कह दिया तो वो वक्फ की जमीन हो गई। तो ये सारी बहुत सारी बातें थी जिसको लेकर के वक्फ बिल को लाया गया है। ठीक है रजा साहब, मुसलमानों ये जो सरकार की तरफ से संशोधन में पॉइंट रखे गए हैं, कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए कि उसमें आपत्ति है। देखिए सरकार के रजा साहब, यहाँ पे सबसे पहले जो बोले कि 127 जो है संपत्तियां जो है सौंप दी गई, मैं अभी पहले ही इस चीज को बोला जो है कि इसी को लेकर किरण रिजिजू जी से सवाल जो है गोगोई जी पूछ बैठे। 27 नहीं थी, 123 संपत्ति बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हेमंत जी बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। और अगर से सही है तो यहाँ पे आकर जो है किरण रिजिजू जो है उसको उस दावे को जो है सही ठहरा है। जो है आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए अंडा गठबंधन की सरकार केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके एक धर्म को टारगेट कर रही है और वक्त से जो है जमीन को सिर्फ और सिर्फ जो है हत्यारा चाहती है। और ये मतलब आपको ऐसा लगता है रेलवे और सेना के बाद जो तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की जमीन है, जितनी संपत्ति उसके पास है, ये सब दान में मिली है? देखिए संपत्ति जो है किसको कितनी दान में मिली, अब मैं कहता हूं कि अगर मैं 50-100 एकड़ या 50,000 एकड़ जो है मैं दान करना चाहूँ अगर जो है, तो उसके बाद से उसकी प्रक्रिया है ना, उसके प्रोसेस है ना, प्रोसेस के बाद ही जो हम दान करते हैं ना। तो प्रोसेस की ही तो बात हो रही है, संशोधन में प्रोसेस की ही तो बात हो रही है। उसमें पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये हाँ इसका सदुपयोग या दुरुपयोग, अगर से दुरुपयोग हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को उसके दुरुपयोग के बारे में देखिए नहीं, बिल्कुल रजा साहब, हाँ रजा साहब, मैंने कल भी आपसे पूछा था और आज भी इसीलिए आपको इनवाइट किया है। हालांकि समय ज्यादा हो गया, 10 बजे तक बात चलेगी, वरना बिल पास हो जाता तो फिर आपसे हम सवाल भी करते, क्योंकि 2009 में 4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास, 2024 में अचानक से 9 लाख एकड़ जमीन, तो कहां से इतनी जमीन आ गई? हिसाब किताब कहां पर है और किसका विकास हुआ? आप अभी हेमंत जी से बोल रहे थे कि चलिए आप प्रूफ कर दीजिए, तो आप भी तो प्रूफ कर दीजिए कि भैया किसका विकास हुआ। 2-4 लोगों का नाम तो बता दो कि इनको वक्फ बोर्ड की तरफ से शिक्षा दी गई है, इनको घर दिए गए हैं, इनको दुकान दी गई है, कहां पर है?
पुष्पेंद्र, मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि केरल में कैथोलिक चर्च वालों ने गृह मंत्री को लेटर लिख करके कहा है कि केरल के एर्नाकुलम जिले में 600 ईसाई परिवार की पुश्तैनी जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया, जिनका वो विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक के विजयपुरा में राज्य वक्फ बोर्ड ने 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड का घोषित कर दिया है। 2024 से बिहार के गोविंदपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। इसका असर 7 परिवारों पर पड़ा। पटना हाईकोर्ट में यह मामला भी विचाराधीन है। तमिलनाडु के तेरुचिनम गांव में वक्फ बोर्ड ने दावा किया है यह संपत्ति वक्फ की है। इस वजह से एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन नहीं बेच पाया। पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला शिक्षा विभाग की भूमि को ही वक्फ बोर्ड का जमीन होने का दावा ठोक दिया। और सबसे बड़ी बात इस बिल को लाने का कि जिस संसद में आज बहस हो रही है उस संसद की भूमि को भी वक्फ बोर्ड दावा करने जा रही थी। यह सवाल अगर संसद पर ही उठ रही है तो आप समझिए कितना गंभीर मसला था ये। ठीक है, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र जी देखिए, पुष्पेंद्र जी जो नैरेटिव रखा जा रहा है ये आपत्ति है। एक जो आर्टिकल है उसका 9 में सीधे था कि हाई कोर्ट को पावर है, वो ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुन सकता है और उस पर फैसला देता है। मैं 2-4 उदाहरण भी आपको बता दूं। बुरहानपुर किले को मध्य प्रदेश के अंदर ट्रिब्यूनल ने वक्फ घोषित कर दिया। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और उसको रिजेक्ट कर दिया। आज उनको वापस मिल गया। इसी तरह रीवा में प्रॉपर्टी जिसको दरगाह की जमीन को वक्फ कर दिया, ट्रिब्यूनल ने कर दिया और वहां के माननीय उच्च न्यायालय ने उसको फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये कहना कि कहीं आप जा नहीं सकते थे, सरासर झूठ है। अब इसको मैं पढ़ लें भाई, वरिष्ठ साथी हेमंत गुप्ता जी हैं, वो समझ में आ जाएगा। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो सवाल आप उठा रहे थे, सवाल सबको घूम टहल के फिर यहाँ पहुंचता है कि आप जिसके लिए बना रहे हैं उसका वेलफेयर कैसे। दूसरे, क्या आप इस वेलफेयर की तो बात कर रहे हैं कि जो है वो उसमें ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, वो जो होना चाहिए था उसमें सुधार हो सकता था, उसको उसकी बुनियाद को नहीं बदला जा सकता, उसमें स्ट्रक्चरल जो उसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज हो सकती। दूसरी बात आप कह रहे हैं वो अपना काम नहीं किया, कितने परिवारों को हो गया। मैं आपसे पुष्पेंद्र जी पूछ रहा हूँ, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जी की भूदान समिति आंदोलन में बहुत जमीनें हिंदुओं ने दान दी थी। उन जमीनों से कितने लोगों का वेलफेयर हुआ, जरा आप ये भी डाटा दे दीजिएगा। आप वरिष्ठ लोग ने भारतीय जनता कि भूदान समिति से कितने हिंदू परिवारों का वेलफेयर हुआ, जो जमीनें हो गई। दूसरी बात, जो एक नैरेटिव होता है कि इतने साल तक इतनी जमीन थी अचानक बढ़ गई, वो जांच का विषय है। और हो सकता है हिंदुस्तान में उनकी आबादी है, तमाम लोग दिए हो सकता दिए हो सकता न दिए हो, ये तो आप जांच करो ना कैसे बढ़ गया। ये कह देना बढ़ गया इसलिए उस संस्था की गर्दन काट देंगे, ये ठीक नहीं ना। ये तो आपका कानून का मामला बिल्कुल धर्मेंद्र जी। और जिस तरह लोगों ने दिया हो, हाँ, ये भी हो सकता है कि फर्जी हो। हाँ, तो ये तो कौन बताएगा, तो सरकार है, आपके पास नियंत्रण, आप बताएंगे। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके की आप बात कह रहे हैं को निपटा देंगे, ये कौन सा तर्क हुआ पुष्पेंद्र जी, जरा ये बताइए, पूछिएगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, नजूल विधेयक, आपने सुना होगा शायद, ठीक है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, ठीक है, या फिर किसी ने किसी जमीन को अवैध तरीके से कब्जाया हुआ है, सरकार उनको अपने संरक्षण में ले लेगी। ये तो थी नजूल विधेयक की बात, जो अभी भी शायद विधान परिषद से पारित नहीं हुआ। वो दूसरा था वक्फ बोर्ड, ठीक है, लेकिन दोनों में चीजें अलग अलग है। इसमें सरकार ये तो नहीं कह रही कि भैया जमीन पर हमारा हक रहेगा। सरकार अब आप जो है कुछ नब्ज पकड़ रहे हैं पुष्पेंद्र जी। आप नजूल बिल क्यों सरकार वापस ले चली गई, यही समस्या है। वही चीज सेम इधर भी लागू होगी। मैंने पहले कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सही पकड़ा और आप भी सही पकड़ रहे हैं। मैं बता देता हूँ जी पुष्पेंद्र, बिल्कुल नजूल विधेयक जो आया था, ठीक है, उसमें से मैं तो खुलकर कहता हूँ हो सकता है कि सरकार के ही कुछ लोगों ने अवैध तरीके से जमीनों को कब्जाया हुआ हो, क्योंकि सरकार के ही लोगों ने सरकार के ही लोगों ने विरोध किया था सबसे पहले। जरा करेक्ट करूंगा, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज चली गई। वो अवैध नहीं कह सकते, परंपरागत से यूज, वही मैं कह रहा हूँ, जो उसमें एक क्लास था वक्फ बाय यूजर। मतलब मैं अगर मेरा फोर फादर से लेकर के सैकड़ों पीढ़ियों से अगर मैं किसी को ओन करते आया रहा हूँ किसी प्रॉपर्टी को, वो मैं ट्रस्ट बना लूं या उसका मैं उसमें स्कूल बना दूं, उसमें अपना घर बना लूं, उसमें कोई रिलीजियस काम कर लूं, वो करने से सरकार अब रोकना चाहती है। या जिन लोगों ने किया हुआ है उस पर सरकार की नीयत खराब है। ये बहुत बड़ा मामला है। ये कमोबेश, नॉट एग्जैक्ट,
बट लेकिन जो आप कह रहे हैं नजूल बिल में कमोबेश ये था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनका नाम नहीं चढ़ा था, बट वो यूज करते आ रहे हैं पुराने से। कई कई जगह नजूल पर ये था कि लैंड नजूल जब है उस समय के लिए इनको मिली थी, उसका खत्म हो चुकी है। ये तो ठीक है, उसका रेवेन्यू है, उसका रेवेन्यू में पेपर है, लेकिन तमाम प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसके ओनर हम आप जानते हैं कि मिस्टर एक्स है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं है। समस्या ये है, उस पर सरकार की निगाह, तो वो सबके लिए लागू ले आई रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसमें वो तो फिर हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख भी, ईसाई को भी, सबको आप रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। यही तो मूल भावना का उल्लंघन है संविधान के। नहीं, इसमें धर्मेंद्र जी कुछ ऐसा भी तो है, जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी तो समर्थन कर रहे हैं इसका, ऐसा तो नहीं है कि सभी विरोध में। अब आप जानते हैं सरकार में, मैं कह दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगे, कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको जाने दीजिए। कहीं पूरे व्यापक रूप से मुसलमानों में नाराजगी है और नाराजगी दूर करना नहीं चाहती सरकार में। तो नहीं, अगर नाराजगी की बात करते धर्मेंद्र जी, अगर नाराजगी की बात करते हैं, ये तो वक्फ बोर्ड है, ये तो विधेयक है, इसकी नाराजगी करना अलग बात है। सहारनपुर में फिलिस्तीन के झंडे निकल गए। सवाल ये है पुष्पेन जी, ठीक है, उसके लिए तो बोलिए ना, बात सुन नहीं पाया, लेकिन नाराजगी दूर करना सरकार का काम। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जिस वर्ग के लिए कानून होता है, भाई किसान बिल आप लेके आए, अगर किसानों का कंसर्न होता तो आपको वापस लेना पड़ता, ईमानदारी से बताइए। किसानों का हित अगर उसमें सन्निहित होता और किसानों को समझा पाई होती सरकार कानून लाने के पहले, तो क्या वापस लेना पड़ता? 700-800 किसान जो वहाँ शहादत दे दी है, उनकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती है? नहीं तो किसानों के हित से कौन सी पार्टी है? किसानों के हित से कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए क्या कर दिया? समस्या ना आती जी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, किसानों के लिए क्या कुछ? अब सवाल फिर घूम करके आ गया, बिल्कुल बताएंगे। हाँ, बता दीजिए। ये बढ़िया सवाल किया, ठीक है। ये तो आप हम पे रखिए ना, हमारे कामों की भारतीय जनता पार्टी तुलना कर लीजिए। मैं तुलना क्या, आप जवाब दे दीजिए सीधा सीधा, आप सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। हमसे सवाल है, ठीक है। समाजवादी पार्टी के विकास काम नवीन शर्मा जी समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम पे की, उसके बाद एक नंबर में चढ़वा के उसको करोड़ों में बेची। नवीन शर्मा काम किया समाजवादी पार्टी। नवीन शर्मा जी सुन लीजिए, नवीन शर्मा जी, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं व्यक्तिगत कहूंगा 50,000 की कंपनी 80 करोड़ के अमित शाह पैकेज। अरे तो कोई जवाब नहीं दे पाओगे ना, मेरे किसानों को क्या किया? सवाल उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 17 के बीच क्या कह रहा हूँ, सवाल हमसे जवाब आप दे रहे हैं। किसानों की 12 से 17 में की? क्या किया मैं बता रहा हूँ ना जनता के लिए। ग्राउंड चेक करिए, अगर झूठ होगा कोई तथ्य तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे। इनके बड़े बड़े मंत्री जमीनों के चक्कर में जेल में हैं। नवीन शर्मा जी, समाजवादी पार्टी की नवीन शर्मा जी मैं आऊंगा। जांच हो जाएगी तो तुम्हारे बड़े नेता नहीं बचेंगे, जेल चले जाएंगे। पार्टी के लोगों ने और सुनो, कागज तो नवीन शर्मा आपके मुख्यमंत्री जी, अब आपने मस्त नहीं दे पाएंगे। धर्मेंद्र जी बात कर रहे हो? धर्मेंद्र जी किसानों पर नहीं, मैं बताना चाहता हूं, जो सवाल था उस पे किसानों की बात पर आइए। 2012 से 17 में गांव के विकास के लिए हमने लोहिया ग्राम, जनेश्वर मिश्रा ग्राम लेकर के गांव के एकीकृत डेवलपमेंट का काम किया। किसानों को अगर सिंचाई, बिजली बिल माफ किया, सिंचाई मुफ्त किया किसानों के लिए। देखिए, नेताजी की सरकार में जो हेल्थ का रहता पर्चा 1 रुपए कर दिया था घटा के सीधे, और तमाम मेजर बीमारियों को बड़े पैमाने पे उनकी जांचें मुफ्त की। किसान के जो बीज की उपलब्धता से लेकर के खाद का क्या हुआ, इन्होंने काट दिया, हमने उनको उपलब्ध कराने का काम किया। जो लाइन लगती थी किसी जमाने में खाद को लेकर के, समाजवादी सरकार में इस सरप्लस में रही। मैं सहकारिता से जुड़ा रहा हूं, मैं जानता हूं कोई सोसाइटी ऐसी नहीं थी जहां पर एक भी दिन ऐसा रहा हो कि खाद नहीं है, खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराए। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अभी आपने आधा अधूरा बताया, मैं और बता देता हूँ आपने क्या क्या किया था। 2011 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, बताइए आपको, ठीक है। और किसानों के कई आंदोलन हुए, घोड़ी बछेड़ा की बात करें हम, टप्पल जिकरपुर की बात करें, भट्टा पारसोल की बात करें, ठीक है। और पता नहीं कितने किसान जेल में बंद कर दिए, वो अपनी जमीनों को लेकर। अधिग्रहण के खिलाफ हुए, अधिग्रहण कानून सेंटर सब्जेक्ट था, ठीक है। हाँ, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे तो जेल में बंद कर दिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद आती है समाजवादी पार्टी की सरकार, ठीक है। जब आंदोलन वहां पर चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के लोग भी भट्टा पारसोल पहुंच रहे थे, किसानों के बीच में जाए, उनका दुख दर्द जाने। कांग्रेस पार्टी के लोग भी पहुंच रहे थे, किसानों के बीच में जाए, दुख दर्द जाने, सभी पहुंच रहे थे, ठीक है। सहानुभूति ले रहे थे पूरी। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, एक किसान को भी जेल से बाहर नहीं निकलवाया, एक किसान को भी नहीं। पुष्पेन जी अब करेक्ट करिए, पूरा जो ताज है, जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस बना, एक भी किसान अगर धरना प्रदर्शन दिया हो, हमने जो
सरकार लेकर के बिल आई थी, मार्केट रेट से 6 गुना भुगतान करने का काम किया था, या आपने- पूर्वांचल का अधिग्रहण किया, एक किसान का आपत्ति रहे। ठीक है, और ठीक है। अयोध्या के अंदर जो धार्मिक हम सुन लोग तो के लीजिए। गर्व का विषय है, सुन तो उस लीजिए। अयोध्या में लोग सर्जों में खड़े हाँ, होकर धर्मेंद्र के जी सुन तो विरोध लीजिए। किए। धर्मेंद्र जी सुन तो और लीजिए। माफिया कौन है इसको अरे, नवीन जी धर्मेंद्र बताएंगे। जी, किस धर्मेंद्र तरह सुन तो लीजिए। सेना की जमीन, रेलवे बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। किसानों की और नौजवानों की ठीक है, धर्मेंद्र जी मेरी बात सुनिए। धर्मेंद्र जी, किसानों की जीना नवीन शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, एक मिनट। धर्मेंद्र जी, भट्टा पार्सल किसान आंदोलन का नाम सुना आपने? जी हैं? अभी आपने सटाक से कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा खुद का गांव भट्टा पार्सल है, मुझे इसलिए ज्यादा जानकारी है। आप बोल रहे हैं कि जानकारी करेक्ट कीजिए। नहीं, भट्टा परसौल का मामला हम समाजवादी से काहे जोड़ रहे हैं आप? समाजवादी से इसलिए जोड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर पहुंच रहे थे, सहानुभूति जता रहे थे। मायावती की सरकार ने जेल में बंद कर दिया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो फिर क्यों भूल गए? आपको सोचना नहीं चाहिए तो किसानों को बाहर कर दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, किसानों को तुरंत से उन्होंने बाहर निकाल दिया। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि जेल से बाहर निकाल दिया तो खुश अरे है। पुष्पेन जी, कैसी बात करते हो? 5 साल हमारी सरकार बंद रहे भट्टा परसौल वाले, कैसा कहाँ आप लेकर क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तथ्य सुधारिए, हाँ। तथ्य सुधारिए। हाँ, क्या करें? मुकदमे में लीगल प्रक्रिया में थे, मुकदमे वापस लेने की बात थी। जेल में नहीं थे कि हम लोगों ने बंद कर रखा था, हम लोग छोड़ नहीं रहे थे। हमसे ज्यादा आसानी से किसानों को मुआवजा किसी सरकार ने नहीं दिया, और इनकी सरकार में तो लगातार किसान, मैं दूर नहीं जा रहा हूं, जिसका पैसा ट्रस्ट में पड़ा हुआ है, अयोध्या के देख लीजिए किस तरह से वहां जिन लोगों का अधिग्रहण हुआ है, आज तक परेशान है, सरजू में खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने भी चलाया चैनल पे, आपको याद होगा पुष्पेन जी। चलिए धर्मेंद्र जी, किसानों, क्योंकि बात घुमाना तो हर किसी को आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नवीन दो शर्मा जी। चीज और मैं कह रहा हूँ, गन्ना किसानों को इन्होंने कहा कि 14 दिन भुगतान देंगे, नहीं तो ब्याज देंगे। एक भी किसान ब्याज नहीं, बिल्कुल, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से कौन सा किसान खुश है? मैं खुद बोल रहा हूँ। 3 पॉइंट वादा किसानों से किया था कि हमारी चलिए ठीक सरकार है, बनने के ठीक है, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। फिलहाल मुद्दे पर आ जाते हैं। नवीन शर्मा जी, देखिए, सबसे पहले मैं वास्तव में एक बात देखने को मिल रही है कि आज पूरे देश को विपक्ष ने इस तरीके की भ्रांतियां फैला रखी हैं कि पढ़ा लिखा आदमी भी पूरी तरीके से उसका दिमागी संतुलन हिल गया है कि ये संशोधन बिल वक्फ बोर्ड में किस तरीके का ला रहे हैं। अगर इनकी छोटी छोटी चीजें, अगर ये एक पक्ष की बात करते हैं, अगर ये उनको सही तरीके से समझाने का बात करे कि अब हर चीज पारदर्शिता से केंद्र सरकार ला रहा है, ताकि छोटा छोटा भी मुसलमान उसको ये संबंधित पता चले कि भाई वक्फ बोर्ड भी हमारे लिए कुछ करे। क्या वक्फ बोर्ड, मैं इनसे जानकारी चाहूंगा, क्या वक्फ बोर्ड जिस दिन से देश में लागू हुआ, जिस दिन से लोग उसको मानने लगे और इनके यहाँ के लोगों ने दान पुण्य करना शुरू कर दिया, क्या उस दान पुण्य का इन्होंने सदुपयोग किया? जरा बताइए मुझे। वक्फ बोर्ड ऐसा कौन सा काम अच्छा करता है जो मुसलमान परिवार उनके साथ खड़ा हो? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जमीनों पे दावा कर दिया, ये मेरी जमीन है, ये भी मेरी जमीन है, ये भी मेरी। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कल कह देंगे पूरा हिंदुस्तान उनका है, बाकी कहाँ जाएंगे? प्रवक्ताओं का और नेताओं का झूठ परोसा जाता है, कोई झूठ नहीं परोसा जाता है। आज अगर हमारे केंद्रीय मंत्री रिजिजू साहब अपना बिल पेश कर रहे हैं तो वो बकायदा लिखा पढ़ी में पेश कर रहे हैं, और आप उस लिखा पढ़ी को जनता के सामने क्यों नहीं ले जाते? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शर्मा जी शांत हो जाइए। जाने का काम कीजिए, ठीक है, बरगलाने का काम मत कीजिए। आप जब इसको ठीक से समझ लेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी कि हाँ वाकई वक्फ बोर्ड तो आपके परिवार के लिए भी अच्छा करेगा। जो बार बार आप तुष्टीकरण की राजनीति का जो इल्जाम लगाते हैं वो बिल्कुल गलत लगाते हैं। माननीय मोदी जी ने एक बात कही थी कि मैं देश के हर एक वर्ग के लिए काम करता हूँ, और वो हर वर्ग में हमारा अल्पसंख्यक वर्ग भी आता है। मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया अल्पसंख्यक परिवारों के लिए? आप लोगों को 3 तलाक की समस्या थी, मोदी जी ने समझाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है शर्मा जी, ठीक है। वक्फ बोर्ड की बारी है, आप साथ नहीं है, मगर एनडीए समर्थित हमारे सभी नवीन शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। रजा साहब, रजा साहब, रजा साहब, रजा साहब, रजा साहब, हाँ ठीक है, रजा साहब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। नवीन शर्मा जी, 5 साल में 5 लाख करोड़ जमीन बढ़ा ली, कैसे बढ़ा ली? अब डाउन कर दीजिए, ठीक है। रजा साहब सुनिए, रजा साहब बात, अरे सुनिए, बात सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी है। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। रजा साहब मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ आवाज आ रही है। अभी नवीन शर्मा जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के ऐसे कौन कौन से काम है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को फायदा हो रहा है, तो 2-4 काम बता क्यों नहीं देते?
देखिए, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ और फिर से अब इनको जो है भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण दे, तो शर्म आती है कि ये भारतीय जनता पार्टी को मत दीजिए, एक बार बता दीजिए ना, डाटा क्यों नहीं है इनके पास, ये सब चीज नहीं मालूम। और जो मतलब जो कई जगह तो डबल इंजन की सरकार है, कई जगह सहयोगियों की, ये डाटा इनके पास नहीं। खैर, वहां से जो वक्फ बोर्ड के जो मतलब ट्रस्ट है या जो कुछ भी है, विवाह होते हैं, जो मतलब असहाय मजबूर है उनके मदद होते हैं, कई तरह के जो मतलब ये होते हैं, और उसको जो मतलब जो फायदा पहुंचाया जाता है। अब इनको वो दिखता नहीं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी हकीकत जिस दिन बोलने लगी, सच्चाई जिस दिन बोलने लगी, तो ये 2 सीट की जो इनकी हैसियत थी ना, उसी औकात पे आ जाएंगे फिर से, क्योंकि इनकी 27 की है झूठ के बल पे। झूठ बोलो, फूट डालो और राज करो, यह वाली नीति लेकर चलना है। ठीक है धर्मेंद्र जी। जी धर्मेंद्र जी, अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं, एक बार वो छोटा सा डाटा मैं आपको दे देता हूं। खेती की जो जमीन है 1,40,108 खेती की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। दरगाह, मजार या मकबरा 33,056, कब्रिस्तान 14,995, दुकान 1,68,000, घर 89,212, इमामबाड़ा 6777, ईदगाह 9,099, मस्जिद हैं 1,17,000। इससे ज़्यादा ही है, मैं छोटा छोटा डाटा आपको बता रहा हूँ। जो स्कूल हैं वो 2,000 से ज़्यादा हैं, मदरसा 13,000 से ज़्यादा हैं, मकबरा 1,17,000 से ज़्यादा हैं, तालाब 3,082। तो ये तो खुद अपने आप में देश ही कह लीजिए, वक्फ बोर्ड क्यों कहते हैं, ये तो खुद ही अपना देश हो गया। पुष्पेन जी, रेलवे से बड़ा प्रोजेक्ट, पुष्पेन जी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। ये जवाब तो आपने दे ही दिया नवीन शर्मा के, वो कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हो क्या करती है, क्या बेनिफिट कर रही है, आपने खुद ही बताया। कितने स्कूल हैं, कितने तालाब हैं पानी के लिए, कितना शादी ब्याह कराते हैं, कितना जो है वो शमशान कब्रिस्तान है, आपने बता दिया जो भी। देखिए आपको मालूम नवीन सरवाज जवाब बनता है। नवीन सरवाज प्लीज एक बार सुन लीजिए धर्मेंद्र जी को। धर्मेंद्र जी, हाँ, आपको मालूम कैथोलिक चर्च पास कितनी जमीन है हिंदुस्तान में? कैथोलिक चर्च, अरे आप वक्फ बोर्ड की बताइए ना, वक्फ बोर्ड मैं में क्या बता हो रहा रहा है। अब आप कमेंट्री करेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा? नहीं, नवीन सरवाज एक बार जवाब आ जाएगा। धर्मेंद्र जी का जवाब आ दीजिए। धर्मेंद्र जी, कैथोलिक चर्च के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है हिंदुस्तान के अंदर। आबादी कितनी है, कहाँ से आई जमीन, उसका नाम इसलिए नहीं लेंगे। और जानते हैं उसका संचालन कौन करता है, उसका मालिक कौन है? पुष्पेन जी, उसका मालिक वेटिकन सिटी के पोप, वो हिंदुस्तान में नहीं रहते। संचालन कहाँ से होता है? वेटिकन सिटी से, पोप द ग्रेट। उसका नाम इसलिए नहीं लेंगे कि अंग्रेजों की दलाली की है, अंग्रेज नाराज हो जाएंगे। जिन लोगों को करना है उसका नाम नहीं लेंगे। ये संपत्ति कितनी, 25 करोड़ लोग हैं। संपत्ति मैं कह रहा हूँ बार बार, संपत्ति बढ़ गई होगी तो उसकी जांच हो जाए, कहां से आई। नहीं, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और धर्मेंद्र जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस वक्फ बोर्ड के पास इतना सब कुछ है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तालाब हैं, नदी नाले, सब कुछ है, ठीक है, तो ये मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का अभाव, गरीबी, क्या ये बोर्ड मदद नहीं कर रहा है इनकी? बिल्कुल, ये तो ये पिछले 10 साल आज भी हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी सरकार अल्पसंख्यक परिवार शिक्षित नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्री को बताना इतना सब होने के बाद उसका प्रबंधन किस तरह कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? मेरी बात देखिए, इससे महत्वपूर्ण ये है कि किसी का वेलफेयर से जीवन स्तर उठा कि नहीं उठा। वो ट्रस्ट है, हिंदू ट्रस्ट भी तमाम है, मंदिरों के ट्रस्ट है, पैसे आते, चढ़ावा आते, उससे कितना, ये सवाल दोनों तरफ उठ सकता है कि कितना वेलफेयर, कितने हिंदू परिवारों को आपने आगे बढ़ाया, कितने मुस्लिम परिवारों से, वक्फ से भी पूछा जा सकता है कि वक्फ की संपत्तियों से कितना जीवन स्तर उठा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस संस्था को खत्म कर देंगे। सुधार एक सतत प्रक्रिया है, सुधार के लिए स्वागत है, सुधार तो रहे जो बेहतर हो सके। सुधार के बहाने संशोधन का सुधार ही बोलते हैं। जो बिल संशोधन हो रहा है उसको सुधार किया जा रहा है, हम इनकी जमीन छीन नहीं रहे हैं।
हम इनकी जमीनों पे मंदिर नहीं बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम यही ठीक है। चाह रहे हैं कि संशोधन उसको करना है। वो सही साबित हुआ क्या? उपयोग जहाँ जहाँ मस्जिद खुद रही है, वहाँ जहाँ खुद रही है वहाँ मंदिर निकल रहे हैं। जहाँ खुद रही है, जहाँ जमीन खुद रही है वहाँ मंदिर निकल रहे हैं। चलिए ठीक है, हेमंत गुप्ता जी, हेमंत गुप्ता जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बताइए ना, और भी जहाँ शांत हो जाइए। अब आप डाउन कर दीजिए। हेमंत गुप्ता जी, हेमंत गुप्ता जी सुन पा रहे हैं आप? बताया पुष्पन। हाँ सर, मेरा आपसे यही सवाल है, क्योंकि एक तरफ सरकार है, एक तरफ वक्फ बोर्ड है। अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, गरीब है, ठीक है, तो वो किसके पास जाए योगदान देने के लिए? सरकार के पास जाएगा या वक्फ बोर्ड के पास? देखिए, एक बात तो आपको समझनी होगी। हाँ, देश संविधान से चलता है, बिल्कुल, और जितनी भी प्रक्रियाएं हैं या जो अधिनियम है संविधान के अंतर्गत होती है। इसमें लॉ ऑफ इक्वलिटी का बहुत बड़ा उल्लंघन हो रहा था वक्फ बोर्ड में। लोग समझ नहीं पा रहे कि है क्या एक्चुअली वक्फ जो बना था, अल्लाह के नाम पर जो संपत्ति दी जा रही थी, वो इस्लामिक रूल से धर्मार्थ कार्यों के लिए दी जा रही थी। अभी हमारे भाइयों ने उठाया कि भाई कैथोलिक चर्च के पास कितनी जमीन है, तो मैं आपको बता दूं कि कैथोलिक चर्च के पास 17,029 करोड़ जमीन है, और उनके पास आज के दिन में हॉस्पिटल है 2,457, 240 मेडिकल कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज 28 हैं, 5 कॉलेजेज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, 3,765 सेकेंडरी स्कूल है, 7,319 प्राइमरी स्कूल है, 3,101 नर्सरी स्कूल है। आप बताएं, कहीं उससे ज्यादा जमीनें वक्फ के पास है। वक्फ ने आज तक किया क्या? अब देखिए, सरकार का कहना है कि गरीब मुसलमानों के लिए जो काम वक्फ को करना था, जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जितनी संपत्ति है, क्या उससे आज तक 70 साल में गरीब मुसलमानों का जीवन स्तर उठा? आखिर उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए तो भाजपा ये ला रही है। बिल्कुल। और हेमंत जी, एक बात तो निकल कर सामने आ रही है, पार्टी को कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। हेमंत जी, एक बात तो निकल कर सामने आ रही है, एक बात तो निकल कर सामने आ रही है, ये जो, हाँ हेमंत जी, ये जो संपत्ति बढ़ने से लगी है, ये जो संपत्ति बढ़ने से लगी है, इस चीज को लेकर तो विपक्ष का कोई भी कहने को तैयार नहीं है, ठीक है, सरकार पूछ भी रही है, लेकिन जो आमदनी कम होती जा रही है, उसको लेकर विपक्ष चिंतित है कि भैया सरकार इसमें संशोधन कर दे। अब बिल के संशोधन के लिए तैयार नहीं है कि आमदनी बढ़ा दो, अगर आपको लगता है तो आमदनी कैसे बढ़ाए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी ना, कि इस बिल में जो सेक्शन 40 था ना, उसको लेकर के बहुत दिक्कत है। उसमें क्या था, रीजन टू बिलीव, कि अगर कोई जमीन पर वक्फ का अपना दावा ठोक देती है, तो प्रॉपर्टी मालिकों से तो वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही वो चैलेंज करना था, वो हाईकोर्ट नहीं जा सकता था। इस मामले को लेकर के कि उसके अधिकार का हनन नहीं हो, इसलिए हाईकोर्ट में ये चैलेंज हो सकता है, ये लाएगा, जिसको लेकर के वक्फ में लोग या वक्फ के जो जमींदार है, कह लीजिए सो कॉल्ड जमींदार, या जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की काम करें, उनको ये डर हो रहा है। क्योंकि देखिए, आज वक्फ की संपत्ति आपको पता होना चाहिए, वो ओवैसी साहब के पास 3,000 करोड़ की संपत्ति है। कर्नाटका में होटल बन गए हैं, कलकत्ता में होटल बन गए हैं, उत्तराखंड में जमीनें हड़प ली गई हैं, और उन जमीनों पर 1 रुपया सालाना दिया जा रहा है टैक्स। तो क्या इससे रेवेन्यू बढ़ेगा? जिन जमीनों पर, यहाँ तक कि आप देख लीजिए, कर्नाटका में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर भी हटाया कि वो वक्त की जमीन को हड़प कर बैठे। आप बताइए, अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं तो इसको जांच हो जाने दीजिए। ये इस संशोधन से मुस्लिमों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, यही भ्रम फैलाया गया था सीएए में कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, नागरिकता चेंज हो जाएगी। आप बताइए, 2 साल हो गए, किसी की नागरिकता गई नहीं गई ना। 370 में यही बोला गया था, खून की नदियां बन जाएगी, देश उथल पुथल हो जाएगा, कहां में बन जाए, कुछ भी नहीं हुई ना। तो जो भी हो रहा है मुसलमानों के फायदे के लिए हो रहा है, लेकिन ये समझने की राजनीतिक पार्टियां पूरे देश को खर्च करते, ये समझने की जरूरत है। अपने वोट बैंक को, बिल्कुल सही बात है, और समय की भी कमी है फिलहाल मेरे साथ, ठीक है, समझने की जरूरत है भाई। देश सबका है, हमारा और आप सबका है, सबको मिलकर के ठीक है हेमंत जी, क्योंकि जो भी कानून बने हैं, कानून का पहले विपक्ष ने जरूर विरोध किया है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी पास हो ही जाता है। 10 बजे तक की बात है, 10 बजे के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। और कमालुद्दीन जी, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, अगर आपको ठेस पहुंचे बिल पास होने से। तो फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ समय और तस्वीर साफ हो जाएगी वक्फ संशोधन बिल को लेकर। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया।